नमस्कार। आज हम गोपाल सिंह नेपाली के एक बहुत ही खूबसूरत कविता पर बात करने जा रहे हैं, पीपल। और ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो जैसे शब्दों में एक पूरी दुनिया समेट दी गई हो। एक ऐसा जंगल जो सांस लेता है, जो महसूस करता है, और इस सबके ठीक बीच में खड़ा है एक पीपल का पेड़ जो बस सब कुछ देख रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस कविता की परतों को खोलें और समझें कि कैसे एक अकेला पेड़ पूरे जंगल के जीवन का प्रतीक बन जाता है। कविता शुरू ही होती है इन कमाल की पंक्तियों से। कानन का ये तरुवर पीपल, युग युग से जग में अचल अटल। ये पंक्तियां पढ़ते ही एक ठहराव सा महसूस होता है ना, जैसे समय रुक गया हो। बिल्कुल। और यहीं से मतलब हम गोपाल सिंह नेपाली की दुनिया में एक तरह से प्रवेश करते हैं। ये छायावादी कविता की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा। छायावाद में प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, वो एक जीवित सत्ता है, एक लिविंग एंटिटी है जिसकी अपनी आत्मा है, अपनी भावनाएं हैं। अचल अटल शब्द सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि पेड़ हिल नहीं रहा, वो बता रहे हैं कि ये पेड़ एक तपस्वी की तरह है। एक तपस्वी? हाँ, एक ऋषि की तरह जो युगों से एक ही जगह पर ध्यान में लीन है। वाह, तपस्वी शब्द ने तो इसे एक नया ही आयाम दे दिया। मतलब ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि समय का एक साक्षी है। सही। और कवि हमें तुरंत ही उस साक्षी की आंखों से जंगल दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो लिखते हैं, ऊंचे टीले से वसुधा पर झड़ती है निर्झरणी झरझर, और ठीक पास में खड़ा पीपल का पेड़ सुनता रहता कलकल छलछल। ये बहुत दिलचस्प विरोधाभास है ना। हाँ, पेड़ खुद अचल है, स्थिर है, लेकिन वो सुन रहा है उस झरने की झरझर और नदी की कलकल छलछल को। मतलब वो गति को सुन रहा है, और ये ध्वनियां उसके ठहराव को और भी गहरा बना देती हैं। अच्छा, कैसे? कवि शायद ये कह रहे हैं कि स्थिरता के गर्भ से ही जीवन का संगीत पैदा होता है। अगर सब कुछ भाग रहा होता तो इस संगीत को सुनता कौन? पीपल का पेड़ वो शांत केंद्र है जिसके चारों ओर जंगल का जीवन नाच रहा है। और ये सिर्फ एक साहित्यिक कल्पना तो नहीं है ना। मेरा मतलब है, भारत में तो पीपल का पेड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। बुद्ध को ज्ञान भी तो इसी पेड़ के नीचे मिला था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब कवि पीपल को एक ऋषि या तपस्वी कहते हैं तो वो सिर्फ एक साहित्यिक अलंकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बसी उस छवि को जगा रहे हैं। पीपल का पेड़ ज्ञान का, शांति का, ठहराव का प्रतीक है। इसलिए जब ये पेड़ जंगल को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ज्ञानी आत्मा जीवन के चक्र को देख रही हो, बिना किसी हस्तक्षेप के, बस साक्षी भाव से। चलिए अब उस जंगल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं जिसे ये पीपल देख रहा है। मुझे इस कविता की जो बात सबसे ज्यादा खींचती है वो है इसका विस्तार। मतलब कवि सिर्फ पीपल की बात नहीं करते, वो एक पूरा इकोसिस्टम हमारे सामने रख देते हैं। खड़े जहां पर शाल, बांस, चौपाए चरते नरम घास, फिर जामुन, तमाल, इमली, करील। ऐसा लगता है जैसे वो एक एक पेड़ को जानते हैं। हाँ, और ये लिस्ट सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, हर पेड़ का अपना एक चरित्र है। शाल की ऊंचाई, बांस का लचीलापन, इमली की खटास। सही बात है। इन नामों से ही जंगल में एक विविधता और गहराई आ जाती है। ये दिखाता है कि कवि की नजर कितनी पैनी थी। और फिर वो पानी के स्रोतों को लाते हैं। झील, झरना, नदी। पानी तो जीवन का स्रोत है। तो पहले उन्होंने जमीन बनाई, पेड़ पौधे उगाए, और फिर उसमें पानी डालकर उसे सींचा। एक तरह से वो शब्दों से सृष्टि की रचना कर रहे हैं। और पानी का वर्णन भी कितना खूबसूरत है। जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। ये सिर्फ एक कमल के खिलने की तस्वीर नहीं है, ये तो कीचड़ से निकलकर सुंदरता के खिलने का प्रतीक है। और पीपल का पेड़ ये सब होते हुए देख रहा है। बिल्कुल, वो जीवन के इस अद्भुत चमत्कार का गवाह है। और इस शांत माहौल में पेड़ पौधों और नदी झरनों से जो एक कैनवस तैयार होता है, कवि उसमें फिर आवाज और हरकत भरते हैं, पक्षियों और जानवरों के जरिए। हाँ, और यहाँ से कविता जैसे जी उठती है। बुलबुल, हंस, जिसे कविता में मराल कहा गया है, कोयल, चील, और उनकी आवाजें, पत्तों की सरसर मरमर की आवाज, बुलबुल का चैचै करना। ये पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम वहीं जंगल में खड़े हैं और ये सब सुन रहे हैं। यही छायावादी कविता का जादू है। ये आपको सिर्फ दिखाती नहीं, महसूस कराती है। और ये जीव जंतु सिर्फ सजावट के लिए नहीं है,
उनका पीपल के पेड़ से एक गहरा, एक सिम्बायोटिक रिश्ता है। अच्छा। एक पंक्ति है, जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर, जब जब खाता फल चुन चुन कर। ये रिश्ता कितना सीधा और सरल है। पेड़ भोजन देता है और आश्रय देता है, और पक्षी उस पर जीवन का संगीत गाते हैं। ये दिलचस्प है क्योंकि आजकल हम इकोलॉजी में कीस्टोन स्पीसीज की बात करते हैं। कीस्टोन स्पीशीज, हाँ, ऐसी प्रजातियां जिनके बिना पूरा इकोसिस्टम बिखर जाता है। एक तरह से नेपाली जी इस पीपल को जंगल की एक कल्चरल और इकोलॉजिकल कीस्टोन के तौर पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जिसके बिना शायद जंगल की आत्मा ही खो जाए। बहुत ही सुंदर तुलना है। ये पेड़ वाकई में उस जंगल का केंद्र बिंदु है, उसका दिल है। और ये दिल सिर्फ दिन में नहीं धड़कता। कविता का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा वो है जब दिन रात में बदलता है। हाँ, वो बदलाव तो कमाल का है। दिन की चहल पहल के बाद शाम का आना। संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल, कर में समेटे किरणें उज्जवल। सूरज का अपनी किरणों को समेट लेना, जैसे कोई अपना सामान बांधकर घर जा रहा हो। बहुत ही मानवीय चित्र है ये। एकदम। और इस बदलाव का असर देखिए पूरे जंगल पर पड़ता है। हो जाता है सुनसान लोक, चल पड़ते घर को चील कोक। दिन की जो ऊर्जा थी वो अब शांत हो रही है। जंगल आराम करने की तैयारी कर रहा है। ये प्रकृति की वो लय है, वो रिदम है जिसे पीपल का पेड़ हर रोज अनुभव करता है। वो जानता है कि शोर के बाद शांति आएगी और शांति के बाद फिर से शोर होगा। लेकिन रात सिर्फ शांत नहीं है, उसमें एक उदासी भी है, एक रहस्य भी। कवि लिखते हैं, रजनी भर रो रो कर चकोर, कर देता है रे रोज भोर। नाचा करते हैं जहां मोर। चकोर का रोना तो हम अक्सर विरह के प्रतीक के रूप में सुनते हैं, चांद के लिए। हाँ। लेकिन यहाँ लिखा है रजनी भर रो रो कर, मतलब पूरी रात रोती है। ये कुछ ज्यादा गहरा और उदास नहीं लगता? क्या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? शायद जंगल के किसी डर या अंधेरे के पहलू से जुड़ा हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर व्याख्याओं में इसे चकोर के विरह से ही जोड़ा जाता है, लेकिन आपका पॉइंट बहुत दिलचस्प है। छायावाद में प्रकृति सिर्फ सुंदर और शांत नहीं है, वो रहस्यमयी और कभी कभी थोड़ी डरावनी भी होती है। अच्छा, तो रात का रोना शायद उन अनकहे डर, उस अकेलेपन का भी प्रतीक हो सकता है जो दिन के उजाले में छिप जाते हैं। ये जंगल का वो दूसरा पहलू है जिसे सिर्फ रात के अंधेरे में ही महसूस किया जा सकता है। और उसी अंधेरे में, उसी उदासी के बीच मोर नाचते हैं। ये विरोधाभास कितना कमाल का है। हाँ। एक तरफ विरह का रुदन है तो दूसरी तरफ उत्सव का नृत्य। प्रकृति एक ही समय में दोनों भावनाओं को जगह देती है, और हमारा पीपल का पेड़ वो इन दोनों का साक्षी है। हाँ, वो जज नहीं करता, वो बस देखता है। वो रात के आंसू भी देखता है और मोर का नाच भी। यही तो उसकी महानता है, और इसी वजह से वो एक आश्रय बन पाता है, एक घर। कविता में ये बात बहुत सीधे तौर पर कही भी गई है, जितने भी हैं इसमें कोटर, सब पंछी गिलहरियों के घर। ये पढ़कर एक बहुत सुकून और सुरक्षा का एहसास होता है कि इस विशाल, कभी कभी डरावने जंगल में एक ऐसी जगह है जो सबको पनाह देती है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक गवाह नहीं बल्कि एक संरक्षक भी है। वो एक अभयारण्य है, एक सैंक्चुअरी। कविता के अंत की पंक्तियां इस भाव को और गहरा कर देती हैं। बुलबुल पंछियों की जहां प्यास निद्रा लग जाती अनायास है, वहीं सदा इसका निवास। इसका मतलब है कि जहां थके हारे प्यासे जीवों को शांति मिलती है, जहां उन्हें इतनी सुरक्षा महसूस होती है कि अपने आप नींद आ जाए, पीपल का पेड़ वही होता है। वो शांति और सुरक्षा का दूसरा नाम है। और वो एक पंक्ति भी है जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, आलिंगन भी चिर आलिंगन। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका अर्थ है एक शाश्वत आलिंगन, एक ऐसा गले लगाना जो कभी खत्म नहीं होता। वाह! ये पेड़ की खुली बाहें हैं जो हर किसी के लिए है, बिना किसी शर्त के। वो पक्षी, गिलहरी, इंसान, किसी में भेद नहीं करता। उसका आलिंगन हमेशा के लिए है, हर किसी के लिए है। ये पीपल के पेड़ को स्थिरता, शांति और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बना देता है। तो कुल मिलाकर ये कविता एक पेड़ के बारे में है, लेकिन ये एक पेड़ से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये जीवन का चक्र, प्रकृति के संतुलन और ठहराव की शक्ति की कहानी है। पीपल का पेड़ उस कहानी का सूत्रधार है जो जंगल के हर सुख दुख, हर गतिविधि का हिस्सा है, लेकिन फिर भी उन सब से ऊपर शांत और अटल है। हाँ, यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। पेड़, नदी, पक्षी, जानवर, दिन और रात, ये सब अलग अलग नहीं है,
ये सब मिलकर एक ही खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। और गोपाल सिंह नेपाली ने शब्दों की ऐसी कूची का इस्तेमाल किया है कि वो तस्वीर हमारी आंखों के सामने जीवंत उठती है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। हम अक्सर अपनी जड़ों से जुड़ने की बात करते हैं, अपनी संस्कृति से, अपने परिवार से। शायद गोपाल सिंह नेपाली हमें बता रहे हैं कि हमारी सबसे गहरी जड़ें प्रकृति में है, उस पीपल के पेड़ की तरह स्थिर, शांत और सबको सहारा देने वाली। क्या आज की इस दौड़ती भागती, हमेशा बदलती दुनिया में हम अपनी उन असली जड़ों को भूल तो नहीं गए हैं?